वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। और इसके पहले हमने क्या सीखा है पिछले लेक्चर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक सीख लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं कूलम्स लॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ भी कूलम ने अपना लॉ दे रखा है, यहाँ पर भी। वहाँ दो चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, Q1 Q2 पर, यस। और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर पे, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिमिलरिटी सेम है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे, इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है उसके लिए इन्होंने लॉ दिया है। तो हेडिंग रहेगा कूलम्स लॉ। हेडिंग क्या बनेगा, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्लियर है, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो यहां पे हम ले लेते हैं दो पोल्स, ठीक है ना। मैंने एक पोल लिया यहाँ पे, ये है आपका, मान लो कोई पोल है नॉर्थ पोल, ठीक है। और इस पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने मान लिया प्लस QM1 है। कितना है भाई, पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, QM से। और QM का मतलब होता है मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नेटिक चार्ज, और Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों अलग अलग है कि नहीं। Q को मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, QM का मतलब मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर है, ओके। हमने एक दूसरा मैग्नेट ले रखा है यहाँ पे, ये भी क्या है आपका, नॉर्थ पोल है। मैंने दो नॉर्थ पोल को लिया है, इसका पोल स्ट्रेंथ कुछ और है, इसका हमने मान लिया QM2 है। ये है मैग्नेट 1 और ये है मैग्नेट 2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमने कितना लेट किया, R। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, आपको पता है। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट होगा ये फोर्स, है ना। पोल्स को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या लगता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स, कितने पोल्स, टू पोल्स, डिपेंड्स on given factors such as Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 into QM2, और Fm प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को क्या करेंगे, हम कंबाइंड करेंगे। तो Fm प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2 अपॉन r² इक्वल करेंगे, एक कांस्टेंट लेते हैं फ्री स्पेस के लिए, μ0/4π QM1 इंटू QM2/r²। तो आपके नीट के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है ना। तो ऑप्शन में सिर्फ इतना दिया रहेगा आपको, ठीक है ना, या सिर्फ इतना दिया रहेगा ऑप्शन में। क्लियर है, तो यही है। और यहाँ पे μ0/4π आपको पता ही क्या होती है, μ0 क्या है, परमेबिलिटी, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये हमारे मैग्नेटिक पोल्स कहाँ पे हैं,
फ्री स्पेस में है तो इतना लगेगा। ठीक है, नोट करिए इसे। तो यहां तक नोट कर लिया आपने। अब हेडिंग रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या रहेगा हेडिंग? यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, बोलो पढ़ा है, गुड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। यही होता है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे दो चार्ज सेपरेट होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। क्लियर? लेकिन जब अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब जिसमें मैग्नेट के दो पोल्स हों। तो कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल तो होगा ही नहीं। अगर ये मैग्नेट आप मानते हैं तो इसमें दो पोल हमेशा रहेगा। इसको काट देंगे तब भी दो पोल्स रहेगा, और काट दीजिए तो मतलब दो पोल रहेंगे ना इसमें। तो आप इस मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो। क्लियर? तो जो भी कंपास निडल है, बार मैग्नेट है, हॉर्सशो मैग्नेट है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक डाइपोल ही तो है। ये क्या है? सब मैग्नेटिक डाइपोल है। इन्हें मैग्नेटिक डाइपोल कहिए या सिर्फ मैग्नेट कहिए, एक ही बात है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे क्या कि मैग्नेटिक डाइपोल इज अ सिस्टम, या इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट poles are separated by a small distance। एक स्मॉल डिस्टेंस पर ये भी सेपरेट होते हैं। ठीक है ना? आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल और हॉर्सशो मैग्नेट, यानी यू शेप्ड मैग्नेट, ETC। ये सब क्या है? आपके मैग्नेट होते हैं। ठीक है ना? कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल कहिए, बार मैग्नेट कहिए, यू शेप्ड मैग्नेट कहिए, बॉल एंडेड मैग्नेट कहिए, जितने भी मैग्नेट होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। ठीक है ना? तो हम एग्जाम्पल के क्या ले रहे हैं? बार मैग्नेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में ये थोड़ा नॉर्थ पोल अंदर होता है और ये थोड़ा यहाँ अंदर होता है, ये साउथ पोल। इसका अगर हम मैग्नेटिक चार्ज QM मानेंगे प्लस में, तो ये क्या लेंगे हम? माइनस QM में लेंगे। ये इनको मिलाने वाला जो एक्सिस है, लाइन है, इसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं। इसके मिड पॉइंट को मानते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई? इक्वाटोरियल लाइन। ये आपका एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन और एक्सिस कह लीजिए, और ये क्या है आपका? इक्वाटोरियल लाइन। इसे पढ़ चुके होंगे ना? और पोल्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम 2L मानते हैं। क्या मानते हैं? 2L। क्लियर है? तो ये मैग्नेट है और साथ में इसे मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हो। क्लियर है ना? ये अपने आप में एक सिस्टम है। तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। तो आते हैं इस पे टॉपिक भी। अब तो ये है इसका एक्सियल लाइन और ये है इसका इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है? अब कोई अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो जो इन दोनों में से अगर हम बात करें, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, ये भी क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। तो दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना? तो चेंज द पैराग्राफ, राइट डाउन, लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए
क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, मतलब इनमें से कोई एक पोल स्ट्रेंथ लेंगे हम। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ and distance between two poles, and distance between two poles is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. It is denoted by capital M. किसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मतलब कैपिटल एम किसी किसी बुक में लिखा है, किसी में स्मॉल एम लिखा है। आपने टॉर्क पढ़ा था ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इलेक्ट्रो करंट कैरिंग लूप, तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा पढ़ा था ना, बोलो पढ़ा था? एम बी साइन थीटा, वही है एम। ये समझ में आ गया ना? वही एम है, ये कोई और दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या होगा? आइदर पोल स्ट्रेंथ क्यू एम इंटू 2l, ठीक है ना? और ये m कैसी क्वांटिटी है? m इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? हाँ, इसके पास अपना डायरेक्शन होता है। सो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसका? वेक्टर m इक्वल टू क्यू एम इंटू वैक्टर 2l, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है? और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी m की? इसका है एम्पियर मीटर, इसका है मीटर। एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यही होती है यूनिट। बोलो सही है? तो मैग्नेटिक मोमेंट कहिए या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसका कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एम इज फ्रॉम साउथ पोल, कहाँ से? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता डायरेक्शन ऑफ, ये इधर ऐसे वेक्टर m माइनस क्यू से माइनस क्यू एम से प्लस क्यू एम तक इसका डायरेक्शन होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब इसमें हम इसी डाइपोल के कारण क्या निकालेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना? तो हेडिंग लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है? तो इसमें केस फर्स्ट, इसमें क्या बनेगा बेटा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लेंगे हम? ऑन एक्सियल लाइन। क्या लेंगे? ऑन एक्सियल लाइन। तो देखो ये आपका है प्यारा सा मैग्नेट, बढ़िया सा, जो आप लोग वही बचपन में खेला करते थे, है ना? इधर आपका साउथ पोल हमने रखा, इधर रखा नॉर्थ पोल। क्लियर है? इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? माइनस क्यू एम है, और इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू है। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्सिस। इसका मिड पॉइंट कितना हो? ओ है। ये डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होती है, नॉर्थ साउथ पोल की डिस्टेंस। और ओ से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेट किया P,
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो जरा बताओ P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड निकलती किधर से है? नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर आती है इससे, है ना। तो इस पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा। बोलो सही है। वेक्टर भी इधर होगा, बी एक्सियल। क्लियर है। और डाइपोल जो मोमेंट है कैपिटल M वो किधर होगा? वेक्टर M, वो भी इसी ही डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर है। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो वेक्टर बी एक्सियल कितना होगा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम में है ना नीट के एग्जाम में है। सिर्फ फार्मूला आप याद रखिए और इस पर अगर क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लीजिए। और कभी कभी MCQ में दे देता है या 1 वर्ड्स में दे देगा, है ना, 1 मार्क्स में। तो वेक्टर बी एक्सियल कितना होगा? ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे आप उसको लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन E इक्वल टू के 2p बाई आर क्यूब, यही आता था ना। बोलो k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ k के प्लेस पे क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, और वहाँ 2p होता था तो यहाँ 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m बाई आर क्यूब, ये आएगा। ये डायरेक्शन के साथ हमने लिखा है। अब इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एरो हट जाता है, यानी बी आएगा बी एक्सियल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को नोट कर लें। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये प्रॉपर तरीका है, इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करना है तो ये लेंगे। क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके इसे नोट करें। तो अब हम इसे इरेज करेंगे। अब केस सेकेंड लिखना है आपको, ऑन इक्वाटोरियल लाइन। इरेज कर दे। ओके, तो आई होप ये आपने नोट कर लिया है। केस सेकेंड क्या रहेगा? ऑन इक्वाटोरियल लाइन। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। केस सेकेंड ऑन इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल का मतलब होता है इक्वेटर, और इक्वेटर मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। तो जैसे हमने लिया एक मैग्नेटिक पोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। ये नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल, और ये है आपका नॉर्थ पोल। ये एक्सियल लाइन है, ये मिड पॉइंट O, और ये डिस्टेंस 2l होता है, आप सबको पता है। और ये है इसका इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर M, वो इस डायरेक्शन में होता है। बोलो सही है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये -QM होता है, ये +QM होता है। मतलब पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ कहिए या मैग्नेटिक चार्ज कहिए, एक ही बात है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये इक्वाटोरियल लाइन है और इस सेंटर इसके O से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लिया P। क्या लिया? P। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे बताओगे? उससे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लें। क्या देख सकते हैं? तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इधर से ऐसे आएंगी। तो इस पर जो डायरेक्शन बनेगा वो किधर रहेगा? क्लियर ना भाई? नॉर्थ से निकल करके ऐसे आएंगी। क्लियर? बोलो भाई, इधर से निकल के ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट डायरेक्शन किधर होगा?
ऐसे होगा, ऐसे, है ना, क्लियर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये घूम करके वापस ऐसे आएगी। तो हमें इस पॉइंट पर जानना है, बस उसी पॉइंट पर देखना है। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इक्वाटोरियल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो KT/R होता था, है ना। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इक्वाटोरियल वाला, इक्वाटोरियल, तो क्या होगा, -μ0/4π वेक्टर m/r³, यही आएगा। डिराइव करके चेक करेंगे तो यही आएगा बेटा, डिराइव नहीं करना है आपको, यही आपका आएगा। अब आप इसे डिराइव कर भी सकते हो, ठीक है ना, वही प्रोसेस से, ठीक है, -μ0/4π m/r³। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो रिप्रेजेंट करना तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसका क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या यूज़ करेंगे, हाँ, तो यहाँ लेंगे हम क्या, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरो गायब, माइनस गायब, यानी बी इक्वाटोरियल कितना आएगा, μ0/4π m/r³। न्यूमेरिकली ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंट करना है तो यही है आपका मैग्नेटिक डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वाटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अब हम लोग सीखेंगे और उस पर गॉस लॉ क्या कहता है ये जानेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई φb। इसे किससे डिनोट करेंगे, हाँ, इट इज डिनोटेड बाई φb, ठीक है। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। किसके बराबर होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। ये मतलब इसका स्केलर प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, और इसे हम एक्सपेंड करेंगे ना तो ये क्या मिलेगा हमें, φb बराबर BA cos थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कोई प्लेन हमारा है, ये है प्लेन, ठीक है। इस प्लेन का एरिया ऐसे है, मतलब ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, ऐसे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो BA cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर। तो यही है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ लगाएंगे केस फर्स्ट। क्या लगाएंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, देन फाई हमारा आ जाएगा BA cos 0 डिग्री वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल टू आएगा BA। इट इज मैक्सिमम फ्लक्स, इट इज मैक्सिमम फ्लक्स। ये मैक्सिमम फ्लक्स है बच्चों, क्या है ये,
मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब एरिया जिधर होगा एरिया वेक्टर उधर मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, तो फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा। क्लियर है ना। अगर मिनिमम करना है तो क्या करना चाहिए, केस फर्स्ट सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, मतलब कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। अगर एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर है, तो कोई फ्लक्स उससे पास करने मतलब उससे हो करके जाए, उसमें से घुस करके जाए, है ना। पास करने मतलब उससे घुस करके जाए। जैसे कि मान लो ये ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो कोई एक प्लेन है, क्या है ये प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे घुस कर जाए, इसमें से होल करके जाए, छेद करके जाए इसमें से, है ना। अगर ऐसे कर देंगे हम, ऐसे देखो, अगर ऐसे कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब इसे घुस के नहीं जाएगी, इसको टच करते हुए जाएगी। तो टच करने को हम लोग कहते हैं कि पास नहीं कर रही है ना। अगर टच करके जा रही है ऐसे ऐसे, तो इससे पास नहीं कर रही है। पास करने मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इससे हो करके जाए, घुस कर जाए, इसमें से निकले, है ना। तो कहेंगे इसमें से पास कर रही है। ये पास तब करेगी जब इसका एरिया ये है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर इधर होगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, जैसे कि हमने ये प्लेन लिया, तो इसका एरिया वेक्टर अगर हमने इधर मान लिया, पूरा एरिया कवर करते हुए एरिया वेक्टर इधर मान लिया इसके परपेंडिकुलर, तो पूरे कैलकुलेशन के दौरान, उस क्वेश्चन में पूरे कैलकुलेशन के दौरान एरिया वेक्टर इधर ही रहेगा। क्लियर। अब मैं इसको घुमा के देखो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, अब एरिया वेक्टर किधर चला गया, अब एरिया वेक्टर इधर हो गया हमारा। क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड अब भी इधर जा रही है, तो ये जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 180। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। तो केस थर्ड भी हम लगा देते हैं यहीं पे। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, -da। ठीक है, तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की जो यूनिट होती है वो जान लेते हैं। इरेज करें इसको, लिखिए इसमें SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, याद रखना, वेबर। क्या होता है, वेबर, WB से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में समझना, वेबर, WB। किसी किसी गाड़ी में WB लिखा रहता है WB मतलब वेस्ट बंगाल, है ना, कोलकाता वाली गाड़ियों में WB लिखा होता है। तो वेबर का सिंबल WB होता है। आपके क्वेश्चंस में अगर WB लिखा है तो WB मतलब वेबर, ठीक है। एंड CGS यूनिट क्या होती है, यूनिट इज मैक्सवेल। क्या होती है बच्चों, मैक्सवेल। सब साइंटिस्टों के नाम है ये। हाँ, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। अगर शिशिर ने डिस्कवरी किया होता तो लिखता शिशिर है इसका यूनिट, है ना। कल्पना करो, इमेजिन करो, काश मेरा नाम होता यहाँ पे,
इकरा कथी नहीं, मेरा नाम होना चाहिए। इकरा यूनिट, एसआई यूनिट इकरा, है ना। तो कितना अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो साइंटिस्टों के नाम पर ही ये यूनिट रखी गई क्योंकि इन्होंने ही इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को बताया है, तो उनके नाम पर जो है यूनिट रखी गई है। याद रखना बेटा, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, याद रखना, फ्लक्स की। और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, और दोनों में रिलेशन कितना होता है? 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, याद रहेगा ना। ठीक है, अब हम जो फाई इक्वल टू बी ए निकाले हैं ना, बी ए, उससे मैग्नेटिक फील्ड की अगर यूनिट निकाले तो एक नई यूनिट बन सकती है, बन सकती है, बोलो। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होता है टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी होता है ना। अब एक और यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, चौथा यूनिट, वो क्या है? आइए देखते हैं। तो इसमें इरेज कर दे, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, बाय यूजिंग फाई बी इक्वल टू बी ए, देखो हम बी ए का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए, इधर देखो, ध्यान से बेटा देखो, समझो ध्यान से, कंसंट्रेट रहो। ये भी जस्ट पढ़ाया ना हमने, फाई इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से बी कितना होगा? आगे फाई बी बाई ए। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेबर और इसका मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर का स्क्वायर, सिंबल ये लिखा रहेगा ऐसे। मिल गया ना यूनिट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं इसमें एक एग्जाम्पल एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तस्ला ना, टेस्ला है ना, गॉस। ये छोड़ते हटाओ, ऐसा यूनिट कर देते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? ए, बी, सी, डी, कौन सा? तो ऑप्शन डी लगा दोगे, राइट आंसर। क्लियर? टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, नीट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, गॉस भी दिया रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? गॉस, है ना। क्लियर? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻4 गॉस, है ना। कितना होता है? 10⁻4 गॉस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? याद रखिए। और 1 गॉस इक्वल टू कितना टेस्ला? 10⁻⁻4 टेस्ला। ये कन्वर्ट करते थे ना हम लोग वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। याद रहेगा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी।
ये याद रखना, इन फ्यूचर ये काम देगा। इन फ्यूचर का मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में EMI में, है ना। इन फ्यूचर मतलब कि क्लास 12 के बाद नहीं, आपको मार्केट में सब्जी दुकान में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो कहने का मतलब कि EMI चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस फिनोमेना को समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब हेडिंग डालिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कौन सा लॉ? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस का लॉ क्या कहता है ना। तो ये गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए है। मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ऐसे निकल जा रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक है। ये कोई क्लोज सरफेस है, इर्रेगुलर शेप का है, मतलब ना ही ये स्फीयर है ना कुछ और है, मतलब इसका शेप ही इर्रेगुलर है। और टेढ़ा मेढ़ा बना दे, मतलब ये क्लोज का मतलब यह है कि चारों तरफ से बंद है ये, ऐसे। हाँ, ये गोला टाइप का है, इस तरह से आलू शेप मान लीजिए, आलू जैसे समझ लीजिए, ऐसा गोला है कोई, है ना, इस टाइप। ना गोला है ना सिलेंडर, कुछ शेप नहीं, इर्रेगुलर शेप का है। तो इससे फ्लक्स निकालना है आपको, टोटल फ्लक्स। क्या निकाल सकते हैं टोटल फ्लक्स? तो क्या करेंगे, जब इर्रेगुलर शेप है तो इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, जिसका एरिया हम मान लेते हैं ds है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, वो वेक्टर ds। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी डायरेक्शन पे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमने इससे ये मान लेते हैं BA है, इससे कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल। मान लो थीटा मतलब 30 डिग्री बना रहा है ना। तो कुछ फ्लक्स पास करेगा इस छोटे से पोर्शन से। तो जितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ये फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अगर मानते हो तो। मान लो अगर सेम ही डायरेक्शन में है ds और b, तो पॉजिटिव आएगा। क्या यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा? जरा देख लो, यहाँ एक छोटा सा पार्ट ले लो, उतना बड़ा, यह है ds, जिसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा? इधर रहेगा, वेक्टर ds। तो यहाँ जो उतना ही एरिया हमने यहाँ पर लिया है, तो जितना फ्लक्स यहाँ पास कर रहा है उतना भी फ्लक्स इधर जो पास करेगा। लेकिन ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा निगेटिव, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, अंदर जा रही है, और इधर क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो ये फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? फ्लक्स पॉजिटिव। तो टोटल जब फ्लक्स हम ऐड करेंगे तो क्या होगा इससे? बताइए, 0 होगा। कंफर्म है ना? तो फ्लक्स को हम दिखा सकते हैं, जैसे फ्लक्स क्या होता है? फाई बी, यही कहते हो। तो फाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे डी फाई लिख सकते हो, बोलो। और डी फाई को अगर हम लिखना चाहें तो डी फाई कितना हो जाएगा हमारा? डी फाई हमारा हो जाएगा वेक्टर बी डॉट डी एस, बोलो यही होगा भाई, वही फार्मूले से जो फाई इक्वल टू बी डॉट ए जिससे कहते थे। तो स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स पास करेगा, तो डी फाई कितना होगा? बी डॉट डी एस। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड फाई, ये टोटल फ्लक्स है। ये क्या है? टोटल फ्लक्स। किससे? इस क्लोज सरफेस से।
तो आपका जो ये आएगा टोटल फ्लक्स फाई आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ डी फाई के प्लेस रखेंगे बी डॉट डी एस। क्या रखेंगे? बी डॉट डी एस। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3 ये है टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स हमने क्या देखा? यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव फ्लक्स। और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालेंगे फाई नेट तो ये क्या आएगा? 0। इसका मतलब बाई इक्वेशन 3 बी डॉट डी एस ये क्या है आपका? ये क्लोज सरफेस के लिए यहाँ क्लोज कर देंगे, यहाँ भी क्लोज कर देंगे ऐसे। वेक्टर बी डॉट डी एस कितना आएगा? 0। दिस इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है? मैग्नेटिज्म यही गॉस लॉ है, मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्लियर? यही स्टेटमेंट है। तो आप पहले डायग्राम को बना करके इतना नोट कर लें। तो यहां तक नोट कर लिया। लास्ट में लिखिएगा आप लोग हेंस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्या है यहाँ पे? 0 है बेटा। यही है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यही क्या है आपका? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वेरी सिंपल है। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोई करंट कैरिंग लूप है, लूप वो भी बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कैसा बिहेव करता है? और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।